हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 10 फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इन दिस। पिछले क्लासेस में हमने कहाँ तक पढ़ लिया? वी हैव डिस्कस्ड ऑल द रेसिस्टर्स, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस इन रेसिस्टर, और उनमें हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। पिछले क्लास में हमने पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी चीजें कवर कर ली है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट जाने से पहले हम जानते हैं कि करंट जो मूव करता है किसी भी कंडक्टर में या कहीं पे भी, अगर हमारा करंट मूव कर रहा है, करंट किसके वजह से मूव कर रहा है? चार्ज की वजह से। चार्ज किसके वजह से मूव करता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके वजह से चार्ज के ऊपर फोर्सेज लगते हैं और चार्ज मूव करते हैं, और उस चार्ज के मूव करने से हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और उस करंट के प्रोड्यूस होने से हमारे क्या क्या इफेक्ट या क्या क्या फेनोमेना प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे बेसिकली तीन टाइप के फेनोमेना होते हैं। एक होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और केमिकल इफेक्ट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है पूरे अच्छे से, पूरा उसके बारे में डेरिवेशन करना है कितना हीट होता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट, कोई भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है, वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट जैसे करंट का हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इन सब जगहों में हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। तो इनके बारे में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और केमिकल इफेक्ट के बारे में हम लोग आगे की चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है जो हमारे इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें बस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अभी पढ़ना है। तो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, उससे पहले जानना पड़ेगा कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट जानने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी घर में इलेक्ट्रिक हीटर यूज किया, जो वाटर हीटर होता है, पानी को गर्म करने वाला हीटर होता है, कभी यूज किया है? या फिर आपने कभी इलेक्ट्रिक आयरन यूज किया ही होगा। तो इलेक्ट्रिक आयरन जब आप यूज करते हो तो क्या होता है, हम लोग उसके थ्रू करंट पास करते हैं। उस करंट के पास करने से क्या होता है, उसका जो नीचे होता है वो गर्म हो जाता है। कॉइल जो होते हैं इलेक्ट्रिक आयरन का वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। वो किसके वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही होता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। हीट आता कहाँ से, वो हीट एनर्जी आता कहाँ से है, और हम लोग किसी भी कंडक्टर में, किसी भी रेजिस्टर में कैसे पता लगाएंगे कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है, उसी का एक्सप्रेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो वो जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या किए कि हम लोग कोई भी एक रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस को हमने भी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने भी पोटेंशियल डिफरेंस से इस रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, हमारे चार्ज जो होंगे, चार्ज के ऊपर क्या लगेंगे? चार्ज कौन से होते हैं मेटल्स में? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेंगे। इलेक्ट्रॉन किधर से इधर मूव करेगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता है इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा करंट होगा दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा तभी तो मूव कर रहा है। फोर्स लगा इसका मतलब उसके ऊपर, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया गया है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम कुछ ना कुछ वर्क करेंगे तभी तो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उससे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्क जो है, और ये इलेक्ट्रॉन को मूव करते रहने के लिए, कंटिन्यूअसली मूव करते रहने के लिए हमें उसको एनर्जी देना पड़ेगा, हमें उसे वर्क उस पर करना पड़ना रहेगा। अब जैसे हम लोग वर्क करते हैं तो वो वर्क किसमें यूज हो जाता है? वो एनर्जी है, एनर्जी कहीं ना कहीं तो डिसिपेट होगा। तो हमारा जो ये एनर्जी होता है, यही एनर्जी हमारा हीट के रूप में जनरेट होता है। हीट के साथ साथ हमारा जैसे फैन है, फैन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, उसके वजह से उसके ब्लेड्स मूव करते हैं, तो हम लोग हमारा जो करंट होता है उसके वजह से कुछ यूजफुल वर्क भी हो रहे हैं। जैसे हमें फैन को मूव करवाना है, फैन को रोटेट करवाना, तो यूजफुल वर्क में भी साथ में क्या होता है, फैन में आप देखे होगे कुछ देर चलता है तो वो हीट भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी तो मैकेनिकल वर्क में डिसिपेट हो रहा है, और कुछ एनर्जी हमारा हीट के रूप में डिसिपेट हो रहा है। तो वही जो हीट है उसी के बारे में पढ़ना है कि कितना हीट जनरेट हुआ। तो लेट्स सी, देखिए कि सबसे पहले मान के चलिए कि हमने आर रेसिस्टर है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी से कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी से कनेक्ट किया लेट,
let a resistor of capital R is connected to a potential difference source V. Then if the charge flowing through it is Q in time t, ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम मान के चलते हैं कि टी टाइम में हमारा Q चार्ज फ्लो कर रहा है, Q चार्ज फ्लो कर रहा है। जैसे हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है तो हमें चार्ज के ऊपर कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये जो चार्ज मूव कर रहा है उस चार्ज के ऊपर हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है। ये मैंने आपको जब पोटेंशियल पढ़ाया था उसी समय बता दिया था, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो हम लोग यहाँ वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। यानी हमें इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज को मूव कराते रहने के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें V इंटू क्यू का वर्क करते रहना पड़ेगा। यही जो हमारा चार्ज होता है, यही जो हमारा वर्क डन होता है, दिस अपीयर्स एज हीट, यही जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन है यही हमारा हीट के रूप में अपीयर हो जाता है, हीट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम लोग दिस अपीयर्स, इसका मतलब हम लोग क्या, दिस वर्क डन को हम लोग हीट भी लिख सकते हैं। हीट विल बी इक्वल टू V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए तो हमारा क्या आ गया, H इक्वल टू V इंटू क्यू। अब देखिए हमने देखा अगर ओम्स लॉ हम लोग यूज करें तो क्या हो जाता है हमारा, V इक्वल टू I इंटू आर। ये आपने पढ़ा ओम्स लॉ से। जब इसको हम लोग यहाँ रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं इसमें, तो V के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, आई आर इंटू क्यू। अब देखिए चार्ज जो है, चार्ज के अब I क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था, और Q बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से Q हम लोग निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू आई टी। यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं आई आर इंटू आई टी, क्योंकि Q विल बी इक्वल टू आई टी। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन, आई स्क्वायर आर टी। तो यही जो हमारा हीट का एक्सप्रेशन आ गया है। H इज द हीट प्रोड्यूस, I इज द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, R इज द रेसिस्टेंस एंड द T इज टाइम फॉर विच दैट करंट इज फ्लोन थ्रू इट। जिस भी टाइम के लिए वो करंट को हम उसमें फ्लो कर रहे हैं, वही हमारा हो जाता है H। और ये जो हीट है हमें इसका यूनिट ये जूल्स में दे देगा। किस में दे देगा, इसका यूनिट क्या होगा, जूल्स। हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया दैट कम्स आउट टू बी H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए यहीं से हमारा आ जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो आपको एग्जाम में पूछता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए जूल्स लॉ, सबसे पहले हमें हीट का क्या फॉर्मूला निकालिए, आई स्क्वायर आर टी। व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स इफ अ करंट ऑफ I is flowing through a resistance R for time t, then the heat produced will be I square RT। यहीं से हमारा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो व्हाट कैन वी से, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोग को दिख रहा है, पहला स्क्वायर ऑफ करंट के स्क्वायर के आप लोग को प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर R और T को हम लोग कांस्टेंट कर दे तो सबसे पहला चीज क्या आ जाएगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी जितना ज्यादा हमारा करंट उसके थ्रू मूव करेगा उतना ज्यादा हमारा हीट, उसके दो गुना नहीं, उसका स्क्वायर से वो हीट हमारा प्रोड्यूस होगा। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, हीट किसके, रेसिस्टेंस। जिस भी वायर में जितना ज्यादा रेसिस्टेंस, जितना ज्यादा ओम का रेसिस्टेंस, उतना ज्यादा हमारा हीट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद टाइम T, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब हम जितना ज्यादा टाइम के लिए अपना एप्लियंस को यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारा हीट प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मींस heat produced in a resistor or conductor is directly proportional to a square of electric current. Heat is directly proportional to resistance of the circuit
and heat is directly proportional to time for which that current is flowing through it. अब देखिए ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब कभी कभी आप लोग को ये करंट नहीं दिया रहता है, कह देता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बस आपको दे दिया। आपको क्या दे दिया? बस पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया कि आपको इस तरह का दे दिया, आर रेजिस्टेंस से किया और पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। यहाँ तो हमें करंट नहीं है, तो हम इस केस में क्या करेंगे? सिंपल है, आई इक्वल टू हम जानते हैं वी बाय आर होता है, आई इक्वल टू वी बाय आर होता है। अब देखिए ये वाला आई इक्वल टू वी बाय आर को, इस आई को यहाँ हम लोग पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? एच इक्वल टू आई स्क्वायर यानी वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, आर आर कैंसिल हो जाता है, एच क्या आ गया हमारा? वी स्क्वायर टी बाय आर। ये भी एक हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है, एक वी स्क्वायर टी बाय आर और एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई होप कि आपको हीटिंग इफेक्ट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्लियर हो गया। आपको ये मेन ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो ये तो आप खुद ही आप डिराइव कर सकते हो। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई की जगह वी बाय आर रखोगे तो ये आप खुद ही डिराइव कर लोगे। मेन आपका ये फॉर्मूला है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं सो दैट कि आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि कैसे ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्या कह रहा है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट is applied across a resistance of 500 ohm in an electric iron। एक हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है, आयरन में हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस हमें कितना दे दिया? 500 ओम। हमने इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया? 250 वोल्ट। हमारा करंट इधर जाएगा तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है? करंट इन द सर्किट। ये आप लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे, V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी बाई आर। V भी आप लोगों को दे दिया है, कितना V दे दिया है? 250 बाय 500, और ये आई किस में आ जाएगा हमारा? एम्पियर में। आई आ जाएगा आपका 0.5 एम्पियर। ये तो आपका इजी हो गया, ये तो आप बहुत कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल इन 10 सेकेंड। अगर हमारा ये इलेक्ट्रिकल एप्लायंस 10 सेकेंड के लिए यूज होता है तो हमें कितना एनर्जी, हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगा। तो कैसे करेंगे? अभी मैंने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में बता दिया। क्या बताया? हीट निकालने का, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बस फॉर्मूला फिटिंग है ये क्वेश्चन। कैसे? हमें करंट पता ही चल गया 0.5 एम्पियर, हमें रेसिस्टेंस पता ही है 500 ओम और टाइम पता ही है 10 सेकेंड, तो हमें आ ही जाएगा। ये सिंपल है फॉर्मूला फिटिंग। आई कितना है हमारा? करंट 0.5, 0.5 पे स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस हमारा कितना है? 500 ओम इंटू टाइम कितना हमारा? 10 सेकेंड इंटू 10। ये आपका आ गया हीट, और ये हीट आपका किस में आ जाएगा? किसमें आ जाएगा? जूल्स में, क्योंकि 1250 जूल। क्योंकि मैंने बता दिया कि अगर हम सबको एसआई यूनिट में रखेंगे, इसको एम्पियर में, रेसिस्टेंस को हम लोग ओम में और टाइम को सेकेंड में, तो हमारा एसआई यूनिट आ जाएगा हीट एनर्जी का वो जूल, क्योंकि वो एक एनर्जी ही है और एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो आपका आ गया 1250 जूल्स। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है टू आई स्क्वायर आर टी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो थोड़ा इससे ज्यादा लेवल का है। चलिए मूव करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's move to next question। देखिए क्या कह रहा, two conducting wires of same material and same length and equal diameters are first connected in series, then in parallel in a circuit across same potential difference. What would be the ratio of heat produced in series and parallel combination? क्या कह रहा है? दो वायर है हमारे पास, दो वायर है जो सेम मटेरियल का है, दोनों हमारा सेम मटेरियल का है और सेम लेंथ, उसका लेंथ भी हमारा सेम है और डायमीटर भी सेम है। उनको हमने क्या किया? पहले सीरीज में कनेक्ट किया उन्हीं दोनों वायर को, फिर उन्हीं दोनों वायर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। तो हमें क्या निकालना है कि सीरीज में जो हीट प्रोड्यूस हुआ और पैरेलल कनेक्शन में जो हीट प्रोड्यूस हुआ, दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सीरीज, सबसे पहले हमें यह देखना है कि वायर का सेम मटेरियल पर सबसे रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। और रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड किस किस के करता है? लेंथ, एरिया और क्रॉस सेक्शन
और नेचर ऑफ मटेरियल इनमें कर रहा है डिपेंड। हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आर इक्वल टू रो एल बाई हमने पढ़ा है। हमारा मटेरियल सेम है यानी रेजिस्टिविटी हमारा कांस्टेंट है। लेंथ भी सेम है यानी लेंथ भी हमारा कांस्टेंट है। डायमीटर अगर सेम है तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर एरिया होता है, इसका मतलब एरिया भी कांस्टेंट है। इसका मतलब दोनों वायर का रेसिस्टेंस इज इक्वल। इसका मतलब दो वायर हैं, दोनों का रेसिस्टेंस मान के चलते हैं कि आर एंड आर, दोनों का रेसिस्टेंस सेम है आर एंड आर। अब क्या किया हमने, इन दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट कर लिया। पहले इस तरह हमने ये आर और ये आर दोनों को हमने सीरीज में भी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। फिर क्या किया, इसी इन्हीं दोनों वायर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इन्हीं दोनों वायर को हमने फिर पैरेलल में भी कनेक्ट कर दिया। अब हमें निकालना है कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। इसमें I1 करंट जाएगा, इसमें I2 करंट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस केस के लिए। वो हमें H इक्वल टू होता है क्या, हीट प्रोड्यूस इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो हमें इसके लिए करंट चाहिए कि इस सर्किट में कितना करंट है, इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना है सर्किट का, और टी तो हमारा कांस्टेंट ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा और आर इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इस सर्किट का आर इफेक्टिव निकालते हैं सीरीज में। तो आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, R1 प्लस R2। तो R1 और R2 दोनों सेम है, R प्लस R, दैट कम्स आउट टू बी 2R। ये हमारा आ गया क्या, आर इफेक्टिव आ गया इस सर्किट का। आई करंट निकालते हैं, V बाय आर इफेक्टिव हो जाएगा। दोनों को हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस V से ही कनेक्ट किया। V हमारा V हो गया और आर इफेक्टिव कितना हो गया हमारा 2R आ गया। ये हमारा करंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, H1 निकाल लेते हैं, हीट प्रोड्यूस इन फर्स्ट केस। तो H1 क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R T। I हमारा क्या है, V बाय 2R का स्क्वायर। रेसिस्टेंस हमारा कितना आ गया इस केस में 2R और T। जब आप इसको करोगे तो H1 विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर इंटू 2R इंटू T। R से R कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार में ये कैंसिल हो गया। H1 विल कम आउट टू बी V स्क्वायर T बाय 2R। इसका मतलब जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो उसका जो हीट प्रोड्यूस होगा दैट विल इक्वल टू V स्क्वायर T बाय 2R। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो क्या केस होता है। तो देखिए सीरीज में हमने निकाल लिया कि V स्क्वायर T बाय 2R। H1 हमारा आ गया V स्क्वायर T बाय 2R। ये हमारा H1 आ गया तो हमने सीरीज में कनेक्ट किया। अब देखते हैं पैरेलल में। पैरेलल में वही हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले आर इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, फिर करंट निकालना पड़ेगा और फिर हमें हीट प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा आर इफेक्टिव निकालना क्या होगा, 1 बाय आर इफेक्टिव की पैरेलल में ही 1 बाय इफेक्टिव 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। तो यहाँ से आर इफेक्टिव आपका 1 बाय आर इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 2 बाय आर। यहाँ से आर इफेक्टिव आपका आ जाएगा R बाय 2। ये आ गया। यहाँ तक तो सिंपल आप लोगों ने किया ही है। उसके बाद हमें करंट निकालना है I2 क्या आ जाएगा, V हमारा सेम है बाय आर इफेक्टिव। इस टाइम का क्या हमारा आर इफेक्टिव है, V हमारा तो सेम ही है V, और आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा R बाय 2। तो हमारा I2 कितना आ गया 2V बाय R। करंट हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस H2। हीट कितना प्रोड्यूस होगा, क्या होगा I स्क्वायर RT। I कितना है हमारा 2V बाय R, यहाँ रखते हैं 2V बाय R, इसका स्क्वायर हो जाएगा। R कितना हो जाएगा हमारा इस केस में, R बाय 2 है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, R बाय 2 इंटू T। तो 2V बाय R का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R बाय 2 इंटू T। यही हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, H2 आ गया आपका 2V स्क्वायर T बाय R। ये आ गया आपका।
H1 भी आ गया हमारे पास और H2 भी आ गया हमारे पास। अब इन दोनों का हमें रेशियो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा H1/H2। क्या हो जाएगा V² T/2R डिवाइडेड बाय 2V² T/R। ये हो जाएगा हमारा V² T/2R इंटू R/2V²T। V²T कट गया, R कट गया, ये आ जाएगा 1/4। इसका मतलब H1/H2 इक्वल्स टू 1/4। तो H1 और H2 का रेशियो क्या आ गया, H1:H2 इक्वल्स टू 1:4। दोनों का रेसिस्टेंस, दोनों का हीट प्रोड्यूस का हमें रेशियो आ गया, कितना आ गया 1:4। ये हमें बस ध्यान रखना था कि सीरीज में और पैरेलल में पहले हमें रेजिस्टेंस इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, उसके बाद करंट निकालना है, उसके बाद दोनों का हीट का फॉर्मूला निकाल देना है और दोनों में हमें रेशियो निकाल देना। आई होप कि आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूरा तरह से समझ आ गया होगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। अब तो खत्म ही हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी, बस एक कुछ डाउट्स बच्चों ने कमेंट्स किया है, उनमें हम कुछ डाउट क्लास लेंगे और कुछ और चीज जैसे इलेक्ट्रिक, इसी पे जो हमारे एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज, फिर हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, इनको कैसे हम लोग यूज करते हैं, जो कैसे ये एप्लीकेशन ऑफ हीट पे यूज होता है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स along with previous question, NCERT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com. So thank you.